बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की जुबानी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वाशिंगटन पर, रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका से। कैपिटल टीवी वाशिंगटन से टीम आपके सामने हाजिर है। लाइव शो आप देख रहे हैं इस वक्त। हमारी नशियात जो कि हम प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी, ख़ान फ़ारूक अली और आसिम सिद्दीकी साहब के साथ तबसरा करते हैं हालात हाज़रा के वाक़यात पे। आप लोगों को खुशामदीद करते हुए आज के टॉपिक्स, जिसका आगाज़ हम मरी में होने वाली बर्फ़बारी और उसके बाद पेश आने वाले वाक़यात, अंधोनाक सानहा रिकवरी, रेस्क्यू मिशन और उसके साथ साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है, कौन इसका ज़िम्मेदार है, इस पे आज हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन चूँकि हम भी अपना तबसरा तज़िया एक बैनुल-अक़वामी एंगल से पेश करते हैं, तो वो भी आप भी सुन लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। आसिम सिद्दीकी साहब और ख़ान फ़ारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जो मरी में बर्फ़बारी हुई है, ज़ाहिर है कि एक रिकॉर्ड तौर काफ़ी सालों के बाद, जैसे कि यहाँ पे भी होता है कि 10 साल में पहली मरतबा इतने इंच हो गई। यहाँ हम लोग तो आदी हैं इन बरसातों के और इन बारिशों के और आंधियों और तूफ़ानों के, और शायद उसके लिए तैयार भी हैं। हम इसको एज़ ए टूरिस्ट कोई वेन्यू नहीं समझते, लेकिन ज़ाहिर है मरी एक हिल स्टेशन है, एक तफरीही मकाम है, लोग जाते हैं वहाँ पे, तो वो एक तफरीही के तौर पे भी उसको वहाँ पे हुजूम जाता है। लेकिन क्या इसके लिए तैयार थे या इसके लिए हम तैयार नहीं थे? क्या इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे आती है बिलुमूम, या इसकी ज़िम्मेदारी आती है जहाँ की लोकल इंतज़ामिया पे? ये सब पे गुफ्तगू करेंगे आज। आसिम साहब आपसे शुरू करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इस वक़्त जो जितनी भी सोशल मीडिया पे ख़बर आ रही है, क्योंकि हमारा मीडिया जो पाकिस्तानी मीडिया है या न्यूज़पेपर्स हैं, वो सब जो है आपको सिर्फ़ थोड़ी बहुत एडिटिंग के बाद जो है ख़बरें बताते हैं, सुनाते हैं। लेकिन अभी जो हमने सोशल मीडिया पे जो कि मुख़्तलिफ़ बयानात हैं और पब्लिक के जो बयानात हैं, और उसमें मैंने एक वो देखी 53 मिनट की, उसको मेरा ख़्याल है लाखों लोग देख चुके हैं, वो बंदे ने बनाई है, और उसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 30 से 36 घंटे के बाद वहाँ हेल्प आई है, और वहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने टेक्स्ट करना शुरू किए, लोगों ने फ़ोन पे बात करना शुरू की, इवन लॉ एनफोर्समेंट के दूसरे पुलिस वगैरह के हवाले से भी लोगों ने अपनी फोर्सेस से भी मदद माँगी। और बाज़ जो रिकॉर्डिंग आई हैं, उसमें ये है कि जनाब सुबह होने का इंतज़ार करो, हम सुबह से पहले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ इसमें खुल के चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो लैंड माफिया है, वो बहुत ज़्यादा खुल के आया है कि जिस तरीके से वहाँ पे लोग फँसे हैं, मरे हैं, और पहले हम समझ रहे थे कि जी 22 वो रिपोर्टें आई हैं, फिर पता चला 70 हुई हैं, फिर अभी तक जो है वो 91 हो चुकी हैं। मुझे नहीं पता इसमें क्या हकीकत है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी सही चीज़ नहीं बताई जाती, क्योंकि शायद लगता है कि खौफ व हरास फैल जाएगा। लेकिन अगर वो जो सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि अगर ये जो आर्मी के कुछ इदारों की जो वहाँ पर ज़मीनें थी, जहाँ पे बाड़ लगाई थी, अगर सिर्फ़ उस बाड़ को थोड़ी देर के लिए हटाकर उन सबको रेस्क्यू किया जा सकता है, क्या सोशल मीडिया पे अंदर बैठे हुए फ़ौजी या स्टूडेंट या टीचर ये सब नहीं देख रहे कि उनकी दीवार के बाहर लोग फँसे हुए हैं? क्या ज़रूरी बिल्कुल। था रात भर आपको इंतज़ार करना पड़ता? एक छोटी-सी बात और करूँगा कि अभी वर्जीनिया में तूफ़ान आया और तकरीबन 44 माइल का हाईवे जैम हो गया बम्पर टू बम्पर, और जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद ट्रक्स की थी। और आपको पता है कि ट्रक्स कहाँ होते हैं, और तो मूवमेंट करते हैं, अगर फँस जाएँ तो पूरी की पूरी रोडें जो है ब्लॉक हो जाती हैं। हेलीकॉप्टर और दूसरी चीज़ों से उनको फराहम किया गया 44 माइल, और उधर कोई भी वो नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उसको इम्पोर्टेंस दी और काम किया, पूरी रात काम किया और उनको निकाल दिया। तो मैं बस यही कहूँगा कि लेकिन वो बाढ़ तो हटाने के लिए तो उसके लिए हमें तालिबान बुलाने पड़ेंगे ना, क्योंकि तालिबान आते हैं, वो कोई सी भी बाढ़ हटा देते हैं। और अपने हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो तो बाढ़ वाड़ नहीं हटाते। हमारे तो गवर्नर हाउस भी बंद होते हैं, उसमें 10-10 फीट की बर्फ़ पड़ जाती है, नहीं, जिसमें शहबाज गिल का जो पाँव धंस जाता है। है, अभी फौजी नुमाइंदे कुछ कह रहे थे कि जनाब वो ऑर्डर पे आते हैं, आपको नहीं पता कि ऑर्डर। तो मैंने उनसे एक सवाल कर लिया कि 6 जहाज़ आए थे इंडिया के, हुँ, आके घूम पे चले गए, आप ऑर्डर ही का इंतज़ार करते रहे। जी।
जो आपका काम है आपने नहीं करना। अगर आपका ये हम आपको इसलिए गालियां दे रहे हैं, हम आपको इसलिए बुरा भला कह रहे हैं जी क्योंकि आप एनडीएम का चेयरमैन, आर्मी का जनरल है, बस, जी जी। पीरियड। और वो इसमें 17 साल से एक साहब लगे हुए थे, अब तो शायद बदले गए हैं वो। 17 साल से वो एक साहब लगे हुए, करोड़ों उनकी, लाखों करोड़ों में उनकी तनख्वाह है। और वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, एनडीएम जिसे एनडीएमए कहते हैं, अथॉरिटी है, वो जो है उसका आज तक कोई काबिल ज़िक्र इंसानियात पे, कुदरती आफात पे कोई ऐसा काम हमें समझ में नहीं आया। किस बात की तनख्वाह लेते हैं जनरल, ये मुझे समझ में नहीं आता। खान फारूक साहब, आप ग्राउंड से मुझे ये बताइएगा कि जो न्यूज़ आप तक पहुँच रही है, जो टोटल वहाँ पे लोगों की जानें गई हैं, वो क्या तादाद नंबर आ रहे हैं सामने? सर 40 की ये फिगर शेख रशीद साहब को प्रोवाइड की गई है। अच्छा। और उन्होंने इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई बयान रिकॉर्ड करवा के फिर उसको हज़फ करवा दिया गया कि ये 40 की फिगर जो है ना अभी नहीं बताएंगे, हम सिर्फ 20 या 22 तक रखेंगे। अच्छा। और इसमें फेलियर अगर आप देखेंगे तो सर अवाम को हमारे सदर से या प्राइम मिनिस्टर से वैसे भी कोई उम्मीद तो उनको होती नहीं है, क्योंकि वो तो आपको पता है कहीं और रहते हैं। बिल्कुल। मगर वहां पर जो फेलियर हुकूमत का हो गया, वो ज़रा का भी हो गया, इंतजामिया का भी हो गया, और फिर आखिर में इंसानियत का भी हो गया। सही। ये सिर्फ 40-50 आदमी जो एक जगह पर थे, इनको वहां के लोकल स्कूल में रात को रखवाया जा सकता था, वहां के किसी भी कॉलेज की बिल्डिंग में रखवा सकते थे। कुछ ही दूर के बाद इनके पास गवर्नर हाउस भी था, जो होता है रेजिडेंसीज है, वो सारी खाली थी। अब ये एक चीज और इसमें ऐड कर दें कि इमरान खान साहब ने नथिया गली में साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़े हिल्टन कॉम्प्लेक्स का ठेका अपनी बहन को दिया है, उनके एक पार्टनर के जरिए जो मुमताज मुस्लिम नाम से हैं, ठीक है, जो कि 19 प्रॉपर्टीज में उनका नाम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के कागजात में लिखा हुआ है। अब ये जो होटल इन्होंने इसका ठेका दिया है, ये बिल्कुल इस होटल की ठेके को जावेद चौधरी वगैरह ने मीडिया में उठाया है कि ये बिल्डिंग जो हुई है प्रोसेस फेयर नहीं था, मगर ये अलॉटमेंट किस्म की हुई है, जैसे कि इनाम दिया गया है। ठीक है। अब उसकी जवाज इमरान खान साहब की इंतजामिया ने पैदा कर दिया है कि देखें जी, यहाँ तो इतना रश होता है, यहाँ तो होटल की जरूरत है और फैसिलिटी वाला होटल चाहिए। ये अल्लाह ना करे, क्योंकि देखें, और चूंकि उनकी फैमिली करप्ट नहीं है तो वो बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरा ये ख्याल है। शायद वही समझते होंगे कि वो नेक, ईमानदार, मुत्तकी, परहेजगार, रियासत खलीफा वगैरह सब कुछ वही। जी। और ये इमरान खान साहब, और देखिए किसी को नहीं पता कि टूरिज्म का मिनिस्टर कौन है, और पता है कौन था? जुल्फी बुखारी साहब थे, वो चले गए। एक बरतानवी निजात शहरी जुल्फी बुखारी साहब थे, जो कि पीटीआई में पैराशूट करके आए थे, तशरीफ़ लाए थे, फिर उन्होंने जो है वो वहाँ हुकूमत में काफ़ी अहम किरदार अदा किया, कई कॉन्ट्रैक्ट दिलाए, बल्कि उनको तो ये नाम वहाँ तक भी आ रहा था, जो हमारा न्यूयॉर्क में जो होटल है उसकी जो है रूजवेल्ट होटल जो है उसकी, उसमें भी आ रहा था। तो बहरहाल, लेकिन एक और बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा, ये तो चले अभी होटल बन रहा है, अलीमा खान जो कि उनकी हमशीरा हैं, सिस्टर हैं, वो बना रही हैं। दीदी अगर होटल बना रही हैं तो ईमानदारी से ही बना रही होंगी, क्योंकि भैया ने भी तो मतलब सुल्तान, क्या कहते हैं, शौकत सुल्तान कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, जो भी है। लेकिन ये इनके बाप का मुल्क थोड़ी है कि यार जो दिल चाहे करते फिरें, जो करें, लोग मरते रहें, उसके बाद जो है आप कहें कि जी आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है। होटल पे मैं आपसे एक सवाल आसिम भाई ये करूँगा कि तो वहाँ के जो होटल थे, उन्होंने कौन सा इतना नेक काम अंजाम दे दिया कि जो 3000 का कमरा 30,000 में, और वो 500 की पानी की बोतल, और 400 में 3000 में धक्का लगाना गाड़ी को। वहाँ के लोकल मुकामी शहरियों ने कौन सी इंसानियत का मुजाहरा कर लिया जो हम हुकूमत पे इतनी जो है उंगलियाँ उठा रहे हैं? देखें, ये वाहिद 3-4 महीने होते हैं जो वहाँ के लोग कमाते हैं। टूरिज्म, ठीक है। हाँ। पूरे साल जो है ना, वो फिर इसको, आपने सुना होगा कि अक्सर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है और आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको पंचर की एक दुकान नजर आती है जी, और वहाँ पे पंचर लगवा के और अपने जगह चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही है। हमने मुझे नहीं पता था, लेकिन सोशल मीडिया पे इतनी स्टोरीज वो हुई कि किस तरीके से ट्रक को खड़ा करके और गाड़ी को धक्का लगाने का बहाना करके 3000 रुपए, या चेन आप खरीदें कि जी आपने चेन खरीदना है, और फिर जैसे एक पराठा जो है और चाय जो है, सिर्फ एक पराठा एक चाय 250 रुपए की। तो ये सारी पब्लिक बता रही है। तो ये जो ग्रीडी स्टफ है, ये बहुत ज्यादा होता है, मैं समझ, हर जगह होता है, लेकिन एक लिमिट होती है किसी भी जगह की जाने की। या आप, वो उस बंदे ने बताया कि मेरे बच्चे रो रहे थे तो हमें बड़े मुश्किल से पूरी बड़ी फैमिली के लिए 2 कमरे हमने लिए, 80,000 रुपए पर नाइट।
जी। ये इंसानियत का फेलियर है। पर नाइट के। और तो आप मैं ये मेरा बताइए, मेरा इशारा यही था कि बहैसियत कौम जो है, मतलब मैं और आप बैठ के सारा सारा वक्त इमरान खान को लताड़ेंगे या जनरल बाजवा को, फ़ौज को मोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे। बहैसियत कौम हमने कौन सा इंसानियत का मुजाहरा किया है? यानी एक और चीज भी पता चली है जो जी। कि आप लोग के, हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी कॉल आ रही है, एक मिनट। जी, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही हाँ, तो मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि जो ओनर है ना होटलों के, है। काम ही नहीं है, उनके मालिक कोई और हैं। अब मालिकों का जब पता चला तो उनके ताल्लुकात जो हैं वो भाई लोगों से बहुत मिल रहे थे। अच्छा। तो अभी आप, मेरा ख्याल है कि मरी के होटलों के मालिकान की तफसील अगर कोई जर्नलिस्ट निकाल सकता है तो निकालें। आपको 80% मालिकान कौन, कहाँ और कब और कैसे मिलेंगे, और उसके बाद वो कौन लोग होंगे मुझे और तो ये उनका डर है कि वो 80% अस्करी फीसद ना हो। हाँ, यूं भी कह वो सकते भी हैं। अब हैं, और कराची से और लाहौर से बहुत ज्यादा है अच्छा। मालकाना। जी, ये भी एक बड़ा। और वहाँ जो लोकल काम है वो अफगान करते हैं, छोटा मोटा काम, और ये मरी के अपने लोग हैं, ये इस्लामाबाद में हैं जॉबों में या मिडल ईस्ट में चले जाते हैं। ये अभी वहाँ होटल बिजनेस कराची और लाहौर की पावरफुल सेगमेंट्स के पास है ये। और ये पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मुकामी इंतजामिया इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक तो है। इसका मतलब है कि कुछ पावरफुल तो होते हैं ना, बिल्कुल होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जनाब, वो ठीक तो। है। ठीक है। अच्छा, वो सारा गैरिसन टाउन भी है, ये भी मैं बता दूं। छावनी ठीक है। है। छावनी है। छावनी है, बिल्कुल छावनी है। और 2 मिनट में वहां से अगर हेलीकॉप्टर वगैरह हो तो ये तकरीबन कोई 11 मिनट के अंदर रेस्क्यू पहुंच सकती है, देखिए मगर। फारूक साहब, इंसानी मैं इंसाफ की बात अगर करता हूँ ना, तो इंसाफ की बात यह है कि इस मामले में सिविल, शहरी इंतज़ामिया, लोकल इंतज़ामिया, सूबाई इंतज़ामिया का कसूर है। इसमें हम किसी को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, बल्कि इसमें तो इमरान खान को भी क्या कहना कि वो कौन सा डायरेक्टली इसको सुपरवाइज़ करते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि कराची में एक नाला बंद हो गया तो उसका भी ज़िम्मेदार इमरान खान है, तो ये कहना ज़्यादती होगी। जी असल जी, मसला शेयर करनी एक पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बिल्कुल। आपको रोकूंगा, मैं बिल्कुल जिम्मेदार ठहराऊंगा। कहते हैं कि मरी में 7,000 पार्किंग है या कुछ भी है। हमारे एक मिनिस्टर की ट्वीट आती है कि 1 लाख लोग ऑलरेडी लोग जा चुके हैं और बड़ा अच्छा है, और जो है टूरिज्म फल फूल रहा है। और उसके बाद जब आपको पता है कि 1 लाख जा चुके हैं और आपको पता है कि आने वाला दिन जो है वो खतरनाक है, बर्फबारी बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो आपने टोल प्लाजा क्यों नहीं बंद किया? आपने वहां यू टर्न बना के क्यों नहीं वापस लोगों को घर भेजा? आसिम भाई, यही जो खबर है ना, उन्होंने मिस रीड किया मीडिया में, यही डिजास्टर की खबर थी। अव्वल तरीन ऐलानात जो डिजास्टर के थे कि ये ओवर कैपेसिटी हो गया है सर, 80,000 बंदा जमा हो गया, पता नहीं क्यों। और उसने क्या लिया, उसको लेकर गुड खबर बनाने की कोशिश की। नहीं नहीं, देखें होता ये है कि जब भी कभी कोई अलर्ट या फोरकास्ट या कोई वार्निंग जारी होती है महकमा मौसमियात की जानिब से या शहरी इंतज़ामिया की जानिब से, उस पे शहरी अमल नहीं करते हैं। ये दुनिया भर में एक रिवाज है, ठीक है ना। वो उन्होंने कहा जाना है तो जाना है। अभी यहाँ नायग्रा फॉल में अगर मुझे जाना हो और मतलब थोड़ी सी वार्निंग आ रही हो, तब भी मैं कहूँगा चलो, हो सकता है और लोग नहीं जा रहे हो, मैं चला जाता हूँ। रोकना किसी का काम होता है जो वहाँ पे नाकाबंदी करते हैं कि जी इनफ लोग हो गए, अब ये इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, आप नहीं जा सकते। वहाँ ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था, बल्कि मुझे तो ये महसूस हुआ कि लोगों को इनक्रेज किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई कि जाइए, मुझे ज़रूर जाइए, वहाँ पे ज़रा बिज़नेस फले फूले, मुल्क की इकॉनमी, सयाहत, टूरिज़म, ये सब आगे पीछे। वहाँ जो आपने, जैसे आसिम ने बताया कि होटलों के जो मालकान हैं उनकी चांदी हो जाए, और ये मतलब जब तक आवाम जाएगी नहीं, चांदी कैसे होगी साहब? तो ये इस सारी बदनीयती की ज़िम्मेदारी मैं एक बार फिर उस शख्सी और शहरी और सिविल सोच को करार देता हूँ जो इसकी ज़िम्मेदार है। बाद में टूरिज्म मिनिस्टर नहीं है, हाँ स्पेशल असिस्टेंट अब मिल नहीं रहे, 6 दिन हो गए, उनका पता ही नहीं जी है। जी आजम नाम है उनका, वो हमें किसी को नहीं पता, उनकी शक्ल भी नहीं किसी को पता वो कहाँ पर है। और कौन है? जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सती साहब, एनडीएमए के इंचार्ज हैं। जी जी अंदाजा लगाए। जी 300 मिलियन रुपीस का बजट है इनका। जी। तो किस अच्छा, बात का बजट है? उन्होंने क्या कुदालें और बेलचे और फावड़े और वो जो खाने के क्या होते हैं, कांटे छुरी, उससे क्या बर्फ़ निकाल के खोदेंगे? क्या करेंगे ये ये मतलब? ऐसे ही है। और बता दूं मैं आपको, और हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं, हम उनको ये भी बताते चलें कि ये जो एनडीएम के चेयरमैन थे, इनको तो सजा होनी चाहिए, इनको जेल में बंद करना चाहिए। बल्कि मैं तो, खैर मैं आपको इस प्रोग्राम में बुरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वहां पे एमपी पुलिस अपनी जो टोपी कराची में पहनी होती थी ना, वही एमपी पुलिस वहां पर बगैर सर ढके
बगैर ग्लव्स पहने वो वहां पर काम कर रही थी। और जब इस पे मैंने कुछ जुमले लिखे सोशल मीडिया पे तो लिखा जी ये तो आदी होते हैं। यार ये कौन से अजूबा फौजी हैं जो अपना काम करते हैं, फिर तस्वीरें खिंचवाते हैं और बाकायदा वीडियो बनवाते हैं, बिरयानी बांटते हुए वीडियो बनाते हैं, बेलचे से रोड साफ करते हुए नजर आते हैं, लाश को उठा के तस्वीर बनाते हैं। ये कौन से फौजी हैं यार? नहीं, ये वो फौजी हैं कि ये फौज पहुंचने से पहले उनका कैमरामैन पहुंच जाता है वहां पे। दुख की बात यह है कि एटमी ताकत होते हुए, टैंक होते हुए, मिसाइल होते हुए, F-16 होते हुए, हाथों से, कुदालों से और बेलचों से बर्फ साफ की जा रही है। ये दुख की बात है इस रियासत की। मुझे इस पे अफसोस होता है। मुझे इस पे अफसोस होता है कि 70% बजट अब हमारा खा जाते हैं। इस पे मुझे अफसोस होता है। और इस इलाके के लोगों ने बहुत ज्यादा वोट दिए थे इमरान खान को, मगर पुलिस खड़े होकर कह रही है कि आज मरी की पहाड़ियों में मदद के लिए जमात दावा आई हुई है। यार जमात दावा अगर इस मुल्क में जमात दावा, फारूक अली साहब, इस मुल्क में जमात दावा अगर आके काम करेगी, पाक फौज के सिपाही आके काम करेंगे, तहरीक लब्बैक के रज़ाकारान आके काम करेंगे, तो बस फिर मैं यही कह सकता हूँ कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम लोग ही चलाओ ये वतन। हम ये इसमें कोई इंसानी और शख्सी सोच आज़ाद रखने वाला, कोई जमहूरी, कोई लिबरल, कोई सेकुलर अब इस मुल्क को चला नहीं सकता। ये मुल्क जिनके हवाले कर दिया गया है वो अब तस्वीर कशी में और फ़ोटो आप में और इस तरह के पिक्चर के जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ में लगे हुए हैं। ब्रांडिंग कर रहे हैं। अब उस मैंने अभी ट्वीट में ये भी लिखा है कि सर, मैंने तो अपनी ट्वीट में ये भी लिख दिया कि अगर मुझे तो लगता है कि इस बर्फ़बारी की इख्तितामी तकरीब में एक आध सितारा इम्तियाज़, सितारा जुर्रा या सितारा शुजात, उसने कारकर्दगी, या फिर ये कि एक शुक्रिया पाकिस्तान की लय पे एक नगमा तो कम से कम ISPR जारी करेगी, क्योंकि अब इससे ये इनको बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। तस्वीरें खिंचाएँ, उसको सारा उम्र चलाते रहें कि हमारे जहनों पे तसव्वुर बचेगा। यार जब भी हम कभी मुश्किल में आए, मेरे मसीहा, मेरे हमदर्द, मेरे पैगम्बर, मेरे नेक लोग, मेरे फ़ौज अफ़वाज पाकिस्तान उतरे हैं सफ़ेद बुर्राक घोड़ों पे और उन्होंने मुझे बचाया है। ये है मदीना की रियासत। अनीस साहब, आपने अभी नगमे की बात की तो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें कहा कि पाकिस्तान के टीवी चैनल देखें कि इन्होंने जो है लोगों को आगाही नहीं दी, ये नहीं किया। मैंने कहा यार एक जमाने में PTV पे मुर्गी पालने के तरीके और ट्रैक्टर सही करने के तरीके आते थे। आज PTI ने क्या अपना फर्ज PTV ने अपना फर्ज अदा किया, या ISPR जो कि एक पैरेलल PTV बना के बैठा हुआ है और अरबों रुपए का बजट ISPR को मिलता है और वो इस्तेमाल करते हैं। क्या उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो आप चैनल को, जिनको आप इश्तिहारात तक नहीं देते? सही बात, तो शर्म आपको आनी चाहिए, उनको नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी खान साहब। सर ये इसमें ये भी एक एलिमेंट ऐड कर लेना चाहिए कि ये जो इंतजामिया है, इसको अगर हुक्म हो ना, ऑर्डर हो कि जी आपने तख्ता उलटना है, तो आप देखें प्राइम मिनिस्टर हाउस की और ये मीडिया के दफ्तरों के छलांगे कैसे लगाकर उनके ऊपर कितनी देर में ये चढ़ते हैं और कितनी जल्दी वहां से हुकूमत को ये कब्जा कर लेते हैं। मगर आम इंसान और पुलिस फोर्स का एक अफसर ASI बेचारा जो अपनी बहन के बच्चों के साथ था, वो गरीब फोन पे मैसेज छोड़ता रहा जब तक कि उसकी बैटरी नहीं डेड हुई। ये अल्लाह सबको हिदायत भी अता फरमाए और सबको अमन व अमान में रखे। ये जाने से पहले पार्किंग और रिहाइश की कन्फर्मेशन के अलावा यहाँ अंदर किसी को ना आना दिया जाए। हम लोग हाजी कैंपों में और सऊदी अरब के हज के अंदर भी खिदमत कर चुके हुए लोग हैं, हमने देखा हुआ है क्राउड कंट्रोल करना इतना मुश्किल जरूर है, मगर अगर तरतीब हो जाए और उनको मैनेज करने की कोशिश की जाए तो हो भी जाता है। यहाँ पर हो सकता था, मगर ये देखें पाकिस्तान में अब टूरिज्म भी सेफ नहीं रहा। देखें आप ये कि इमरान खान से फौज हमारी इतनी मुतमईन है। आवाज नहीं आ रही आपकी। करना सिखाया जाता है उनको, आपने ये इंतजाम दे दिए। इस सिलसिले में ग्रेजुएशन होती है, PhD होते हैं, मास्टर्स होती है। उन बच्चों को जो अपने यूनिवर्सिटी जो इसमें ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर्स करते हैं, उनको लेकर आए। आपने हर जगह पर, अब मजा ये है कि आप जी फौज को बुरा भला कहते हैं, मुझे तो PIA के चेयरमैन को गालियां देनी है। अब वो फौज का है तो मैं क्या करूं? मुझे तो NDM के चेयरमैन को गालियां देनी है, तो वो अगर फौज का है तो मैं क्या करूं? अगर मुझे स्टील मिल के उसको गालियां देनी है तो वो फौज का है तो मैं क्या करूं? अगर मुझे सिपारको के उसको गाली देनी है तो वो फौज का है तो मैं क्या करूं? ओ भाई, हर जगह अपने फौजी, एक दिन में 12 डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर हायर किए इन्होंने नादरा में। कौन पूछे? मुझे बताएं, आज नादरा की लिस्ट निकालें कि पिछले 2 साल में या 3 साल में कितने आर्मी के लोगों को वो किया है। आपकी चीखें निकल जाएंगी। आप ये क्या हो रहा है? तो भाई
मैं नहीं समझता कि ये मुल्क जो है ना आप इन्हीं को दे दें, बोले आप ही चलाओ भाई, आप पीछे से जब आते हो तो फिर लोग बहुत जख्मी होते हैं, आप ही चलाओ, ले लो इस मुल्क को, जो बनाना रिपब्लिक बनाना पहली है बात इसको। तो यार ये है कि सीधी सीधी एक बात है, आप पाकिस्तानियों एक बात समझ लो कि किसी भी इदारे के डिपार्टमेंट के सरबराह को गाली देना या उसको बुरा भला कहना ये रियासत मुखालिफ बात नहीं होती है, ये रियासत पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं होती है। इमरान खान को गाली देना कोई पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं, जनरल बाजवा को बुरा कहना कोई पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं होती। पाकिस्तान मुखालिफ बात ये होती है कि हम कहें कि पाकिस्तान तोड़ दो, पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान के परचम को आग लगा दो, ये होती है पाकिस्तान मुखालिफ बात। हम कहते हैं अगर कोई ये कहे कि आओ नरेंद्र मोदी और हमारे मुल्क पे हमें जो है ना बचाओ, ये होती है पाकिस्तान मुखालिफ बात। ये बात नहीं होती है कि नादरा के चेयरमैन को अगर गाली दी जा रही है, एनडीएमए को चेयरमैन को गाली दी जा रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर बुरा भला कहा जा रहा है क्योंकि वो करप्ट है। अगर उसका आसिम बाजवा के फ्रेंचाइज़ है 99 और उसके मल्टी बिलियन डॉलर की फ्रेंचाइज़ है, उस पर हम सवाल कर रहे हैं, ये रियासत मुखालिफ बात नहीं होती है। रियासत मुखालिफ बात को मैं आपको 3 चीज़ों में वजाहत कर देता हूँ। पाकिस्तान की असास, पाकिस्तान के परचम, पाकिस्तान का नज़रियात, इस पर अगर कोई बात करता है वो पाकिस्तान मुखालिफ बात होगी, वो रियासत मुखालिफ बात होगी। तुम कौन होते? तुम एक शख्स हो, कल 3 साल के बाद रिटायर होकर शलवार कमीज़ में मस्जिद में दाढ़ी बढ़ा के बैठ के तुम तस्बीह पढ़ रहे होगे। तुम पाकिस्तान हो, यू आर द पाकिस्तान, नॉट यू आर नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान इस 22 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है, तुम्हारे बाप का नहीं है। बेशक ये सर्विसेज के हवाले से पॉलिसी की तनकीद हर आम आदमी का हक है, क्योंकि इम्पैक्ट उसी की गर्दन पे आकर सर्विसेज की मुखालफत करते हैं, बिल्कुल करते हैं और करते रहेंगे। वक्त नहीं करेंगे तो तुमको खुली छूट मिल जाएगी। 99 के बजाय तुम 188 फ्रेंचाइज बना लोगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, बजट खा जाओगे तो कोई सवाल करने वाला नहीं होगा। ये यार ये इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए। एक बार फिर बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ ये बर्फ़बारी का, इसका बड़ा मिसमैनेज हुआ, इसको सही होना चाहिए था। तमाम जो जाँ बहक हुए उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ इस आफत से वो हुए, आइंदा ये वाक़या पाकिस्तान में ना हो, इससे हम कुछ सबक सीखें, इसकी तैयारी कर लें। वाक़े से एक और बात का हमें पता चला, मुझ जैसे आदमी को, हालांकि मैं बड़ी मालूमात रखता हूं, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि मरी का भी 60% इलाका जो है वो हमारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के पास है, जिनका गैरिसन है, गैरिसन टाउन है ये भी। अब आप मुझे बताएं कि हम तो समझ रहे थे कराची इन्होंने लिया है या मुल्तान लिया है या कैंट, लाहौर का भी तो अब काफी कैंट बन रहा है, बड़े बड़े हर जगह पे आपके वो बन रहे हैं। मतलब आप कौन हो भाई? देखिए, अगर आपने जो मसला ये हुआ कि जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था तो किसी ने जोग्राफिया नहीं पढ़ी थी, उन्होंने एक कैंट की ज़मीन पे पाकिस्तान बना दिया है, आप ये समझिए। तो पाकिस्तान जो था वो बेसिकली एक कैंटोनमेंट था, उस कैंटोनमेंट में कहा यहाँ पे आके पाकिस्तान को जमा करते हैं। तो गलती से हम लोग एक फ़ौजी ज़मीन पे पैदा हो गए और बढ़ गया पाकिस्तान। लेकिन से मेरा एक सवाल है, हम काबिज़ हैं पाकिस्तान पर। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, मैं चाहूँगा अलग अलग तज्जिया आप लोग इस पे दें कि आखिर वो क्या चीज़ है कि एक जगह से 22, 40, 50 लाशें निकलती हैं और वो जो इंतजामिया की गलती से है उसको मिसमैनेज करती है, जो हमारा डिजास्टर का जो वो है आर्मी का जनरल जो है, उसके बाद जो पंजाब का एक सोशल लोग हैं जो पंजाब को अपने बड़े बड़े वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स और ये राइट्स और वो राइट्स वाले, कहीं हमें रोड पे नजर नहीं आते। अगर यही वाकया कराची में हो जाता तो क्या होता? अगर यही वाकया बलूचिस्तान में होता तो इसका मतलब है वहां इंसान बसते हैं। कराची में, सिंध में, आप बलूचिस्तान में, फाटा में लोग 20-20 लाशें लेके रोड पे घूम रहे होते हैं कि हम नहीं दफनाएंगे इसको। इसका मतलब है वहां इंसान बचते हैं, वो करते हैं। पंजाब में इतने बेहिस लोग हैं कि एक बंदा भी नहीं निकला, तो क्या वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी को या वो डरते हैं, या हर तीसरे घर में मेरा ख्याल है वो अपने लोग वहां पर मौजूद है जिन्होंने उनको रोक दिया कि नहीं, अगर तुम निकलोगे तो हमारी बेइज्जती होगी। आप दोनों से मैं चाहूंगा इस पे तज्जिया लें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि पाक फौज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पंजाब से, और पंजाब के हर गांव, देहात, घर, शहर में जो है वो कोई ना कोई रिश्तेदार, अजीज़, डाकखाना कहीं ना कहीं मिलता है। और वो उनको ये महसूस होता है कि अगर हम अब कोई बात करेंगे, लबकुशाई करेंगे तो किसी अपने के ख़िलाफ़ ही ना कर रहे हों, कोई मेरा अपना भतीजा, भांजा, कोई चचा, फुप्पा, कोई ताया, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई मेजर, कोई कप्तान, कोई जर्नैल, कोई करनैल। तो वो मसला ये होता है कि वो थोड़ी सी एक मोहब्बत का अंसर है। फ़ारूक साहब इसको बेहतर जानते हैं क्योंकि ये ताने बाने बड़े दूर तक जाते हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। किसी और बहुत से लोगों के जैनुअन शहीद हैं, बहुत से लोगों की जो है वो कुर्बानियाँ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जंगों में मासूम लोग जो हैं वो शहीद भी हुए हैं इनके एजेंडे पर। तो वो एक रिस्पेक्ट का लेवल भी है, मैं समझता हूँ। तो इसको ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अक्सर आपने फेसबुक पे एक वो स्टेटस देखा होगा कि रिलेशनशिप स्टेटस जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये भी वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है हमारा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो लोग इसको
सिविल लिबर्टी से ज़्यादा जो है वो समझते हैं कि अस्करी जो है वो ज़्यादा हमारी, यानी कि वो कहते हैं कि फ़ौज है तो पाकिस्तान है, जर्नल्स हैं तो पाकिस्तान है, वरना ये साले सब जरदारी वरदारी सब करप्ट है। जी खान साहब। और वैसे भी सेंट्रल पंजाब में आप देखें ना, इस वक्त मुल्क के हालात के सामने पंजाब की जो अपोजिशन है वो क्या कर रही है, वो इसी तरह ही है। वो उसका भी कोई खास वो नहीं है, वो अपने केसेस के चक्कर में अरे ज्यादा अहसन वो इकबाल से एक्टिव बात है। करो तो वो नवाज शरीफ के बयानी की हिमायत नहीं करता। सर क्या बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तो इसी तरह यहाँ पर भी कुछ मिजाज ऐसा है। और पंजाब में अगर आप जाएंगे और ज्यादा लोग देखेंगे जो सियासी शऊर भी रखते हैं, तो वो भी उनकी लीडरशिप सिंध से आई होती है। पीपल्स पार्टी वालों ने आकर के लोकल पंजाबियों को समझाया कि भाई अपने हुकूक के लिए बात करो, शोर डालो आगे। दूसरी बात यह कि इंतजामिया का कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसमें तमाम ऊपर के पढ़े लिखे सारे पावरफुल लोग जो हैं वो चंद खानदानों के और वो पंजाब से ना हो। जी ये भी एक है। और अगर आप उनके खिलाफ जाते हैं मुकामी होकर के, तो वो तो फिर आपको जिला बदर कर देंगे। जी तो एक किस्म का वहां पर रिस्पेक्ट में मिला हुआ एक एक पैसिवनेस भी है कि दूसरे की जो आग ठंड है वो बहुत ठंडी है, तो हमारी आग जो है ना वो भी ठंडी है, तो लिहाजा हम क्या करें, हम खुद यूं हैं। एक ब्लेम गेम का सा है। वरना यही खिता है जाकर के इजिप्ट में जंगें लड़ चुका है, यही खिता है साउथ अफ्रीका तक फतुहात की हैं, बल्कि इसी इलाके अटक के इलाके से जो पंजाब में ही आता है, उन्होंने जाकर के लेनिनग्राड में जो जंगें लड़ी हैं, मगर अपने लिए अपने लोगों के लिए उस हिसाब से नहीं उठ रहे। और उन आला अफसरान को, जिनको आला अफसरान कहना भी बड़ा गलत बात है कि वो जिम्मेदारियां नहीं करते, वो अपनी फूं पा रखते हैं, उनके होते हुए ये तमाम इंतजामात और बजट जो है उसका कोई पता ना लगे कौन किधर लेके जा रहा है, और एंड पे आपकी सर्विसेज के लोग हलाक हो जाएं। और आप यकीन करें, यहां जाने वाले लोग वेकेशन पर मिडिल क्लास तबका है, वो कोई बहुत ज्यादा गरीब नहीं है और या बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, वो तो बाहर चले जाते हैं। ये तो यहां जाकर के थोड़े 4-5 दिन के लिए फ्रेश हो गए, फैमिली खुश हो जाती है, बच्चे हो गए, बर्फ देख ली, शहर के लोग हैं। अब इनके लिए वो भी नहीं रहा, खतरा बन गया। अम्मियां और अब्बू जो हैं बच्चों को जाने ही नहीं देंगे। आप लिख लें। चले खैर अच्छा, इस जी तनीज भाई, और भी डिस्कस करनी थी, मेरा ख्याल है कि हमें करनी भी चाहिए ज़रूर। कि पोर्ट ट्रस्ट में जो है 394 जॉब्स निकली। 394 जॉब्स को जब उन्होंने कोटा में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 65% उन्होंने पंजाब को दिया, 25% सिंध दही मतलब अंदरूनी सिंध के लोगों को, बलूचिस्तान को उन्होंने 5% दिया, फाटा पाटा और इस्लामाबाद 5% है, शहरी सिंध 0%, यानी कराची कराची। हैदराबाद के लिए नहीं। तो अब आप मुझे बताएं कि यार ये जो इतनी बड़ी नाइंसाफियां करते हैं, क्या पंजाब के लोगों को नहीं उठना चाहिए कि यार इसमें आप कराची के लोगों को तो जगह दें? कराची में भी तो मतलब बस इंसान बसते हैं, वहां भी पंजाबी, महाजिर, सिंधी, बलोची जो कि जिनकी तीसरी नस्ल वहां रह रही है, वो बच्चे पैदा होके अब बड़े हो गए हैं जो कि 20-22 साल के हो गए हैं, उनका कोई वहां नहीं है, वो बच्ची उर्दू बोलते हैं, वो कराची के हैं, उनके पास डोमिसाइल भी कराची का है। यार आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आपकी एक जॉब इस तरह की निकली? आसिफ और साहब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें सर, क्या आप कराची के लोगों के नुमाइंदा हैं, या फारूक साहब कराची के लोगों के नुमाइंदा हैं, या मैं हूँ कराची का नुमाइंदा? कौन है कराची का नुमाइंदा, मुझे ये बताएं ना पहले तो आप। ना कम से कम आजकल इंसान कोई नहीं है। रखते हैं हम ना। नहीं आप मुझे बताएं ना कि इस वक्त कराची की नुमाइंदगी कर कौन रहा है, मुझे उसका इस जवाब टाइम दें। पीटीआई, वर्दी वाले कोई भी नहीं कर रहा सर। मसला तो ये है ना पीटीआई कि सर, नहीं पीटीआई सर, अफसोस मोदी की साहब बात कर रहे है हैं। सर, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, कराची की नुमाइंदगी कोई नहीं कर रहा। जमात इस्लामी नहीं कर रही, पीटीआई नहीं कर रही, पीएमएलएन नहीं कर रही, एमक्यूएम नहीं कर रही है, और कोई सी भी एमक्यूएम नहीं कर रही है। मज़े की बात ये, मैं कोई एक एमक्यूएम भी तो 4-5 बन गई ना माशाल्लाह से। तो कोई जो ओरिजिनल है वो भी नहीं कर रही, वो तो सिंधु देश जीएसएन करके जो है ना। फैसल रजा आब्दी कोशिश कर रहा है, मगर एक आदमी क्या कर सकता है? फैसल रजा आब्दी के भी जो ताने बाने वो तो भाई लोगों से मिलते हैं ना जाके। अच्छा उसके बाद आपके जो हैं वो आमिर खान है, वो एमक्यूएम हो गई, वो अपनी जो है ना उनके वो चाबी वाली गुड़िया है, वो तो चाबी भरते हैं, चाबी वो गाना गाती है, चाबी ख़त्म हो जाती है, वो रुक जाती है। मुस्तफ़ा कमाल में वो गुब्बारा है बहुत बड़ा, हवा भर के लाए थे वहाँ से, अस्करी हवा भरी थी, वो नहीं चली, वो तो उड़ भी नहीं सका। मेरा सवाल यह है कि उनकी नुमाइंदगी जब कोई नहीं होगी तो उस पर एहतजाज कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात यह कि ख़ुद अवाम, मेरे भाई, ख़ुद अवाम सत्तू पी के सो रही है।
आवाम जब सत्तू पी के सो रही होती है ना, तो उनको इससे भी ज़्यादा पढ़नी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ और मारो, और डंडे मारो इनको, और इनके हकूक़ छीनो, जागे ये, ताकि ये जागे। जब तक खुद नहीं जागेंगे और सोचते रहेंगे कि जी फलाना भाई आएगा तो फलाना भाई आएगा और वो हमारा हक दिलाएगा और हम ना हमारे बाद होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आप ये हो गए कि अभी जमात इस्लामी ने 5 दिन धरना दिया, मेरा ख्याल है पता नहीं अभी इनका धरना खत्म हो गया, ये चल रहा है, लेकिन आप एक मखसूस तादाद वहां पे जमातियों की बैठी है। अरे वो एक अगर सही बात करने के लिए गया है तो आपका फर्ज बनता है हर कराची वाले का कि उनके साथ दे, लेकिन हमारे डिवाइडेड रूल कर दिया गया है कि आपको वो बात करनी नहीं जा रही। और बिल्कुल आप सही कहते हैं, हम सत्तू पी के सो गए, हम डिजर्व करते हैं ये चीज। डिजर्व करते हैं तो मैं तो आवाज़ नहीं उठाऊंगा, आप भी ना उठाएं, मैं यहीं पे प्रोग्राम ख़त्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ठीक है। तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की जुबानी। दारुल हुकूमत वॉशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वॉशिंगटन पर, रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका से।